नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की चॉइस ए यानी कि फर्स्ट चॉइस सॉल्व करेंगे। इसमें बोला था एपी 8, 10, 12 एंड सो ऑन हैज 60 टर्म। एक एपी है जिसकी टर्म्स क्या है बच्चा 8, 10, 12 एंड सो ऑन, और इसकी टोटल कितनी टर्म्स है 60 टर्म्स है। ये माइंड में रखना है आपको। और हमें करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लास्ट 10 टर्म की एक एपी बना लेंगे जिसमें ओनली लास्ट 10 टर्म होगी। वो कैसे बनेगी ध्यान से समझना। इसके लिए बच्चा जो एपी गिवन एपी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है ए 8, ए या A1 कह लो, एक ही बात है। उसके बाद 10 जो होगा A2 होगा, A3 किसके बराबर होगा 12 के, एंड सो ऑन। ऐसे आगे करते करते बच्चा हमारे पास एक टर्म आएगी A50 और A50 के बाद आएगी A51 और फिर A52 और A53 और सो ऑन अप टू A60, क्योंकि टोटल कितनी टर्म्स है क्वेश्चन में मेंशन है 60 टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है 60। तो जो लास्ट 10 टर्म होगी बच्चों कहां से स्टार्ट करेंगे ये ध्यान से समझना। वो A51 से लेके A60 तक होगी, क्योंकि जो फर्स्ट 50 टर्म्स है, फर्स्ट 50 टर्म्स कौन सी होगी यहाँ से, अगर A1 से लेके A50 तक फर्स्ट 50 टर्म्स है, फर्स्ट 50 टर्म्स। अब टोटल कितनी टर्म्स है बच्चा 60 टर्म्स है। ध्यान दो बच्चा, अगर हम 60 में से 50 माइनस कर दें, 60 में से 50 माइनस कर दे तो क्या बचता है 10, यानी कि लास्ट में 50 टर्म, फर्स्ट 50 टर्म माइनस करने के बाद कितनी टर्म्स बचेंगी 10 टर्म्स, और यही लास्ट 10 टर्म्स होंगी। यही टर्म्स हमारी लास्ट 10 टर्म्स होंगी। तो ये क्लियर होगा क्या होगा कि A51 से A60 तक लास्ट 10 टर्म्स क्यों है। ओके, तो फर्स्ट 50 टर्म और लास्ट 10 टर्म हम इससे एपी बनाएंगे, यानी कि A51 की वैल्यू लेंगे, A52 की, A53 एंड सो ऑन। A60 हम ले ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब एपी कैसे फॉर्म होगी, उसके लिए बच्चा हमें जो गिवन एपी है 8, 10, 12 उसकी फर्स्ट टर्म लेंगे A, वो रो क्या है बच्चा 8 है, और D फॉर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा A2 माइनस A1 कर लो या A3 माइनस A2 कर लो, तो सेम ही होता है। तो A2 माइनस A करेंगे तो 10 माइनस 8, D हमारा क्या आ गया बच्चा 2 आ गया। A8 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 8 होगी और कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब बच्चा जो A8 है, फर्स्ट टर्म A8 है, वो फर्स्ट टर्म पूरे सेट की है, A60 तक की है, ठीक है। तो इसमें हम A जो है ना A51 nth टर्म का फॉर्मूला लगाते वक्त A51 में भी A को 8 ले सकते हैं, A52 में भी A को 8 ले सकते हैं, और D भी हम सेम रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे A51 निकालेंगे एपी फॉर्म करने के लिए। अब A51 निकालने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि A 8 हो गया प्लस N हमारा 51 है, 51 माइनस 1, और D क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस 2। ध्यान रखना बच्चा A51 के लिए भी A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या रहेगी A रहेगी, A यानी कि 8 रहेगी। और क्यों, क्योंकि हम जो A51 है इस पूरी एपी का ही पार्ट है। ओके, जब तक हम न्यू एपी नहीं फॉर्म कर लेंगे और इसको अलग करके नहीं लिखेंगे तब तक फर्स्ट टर्म अभी हमारी यही रहेगी। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और A51 निकालते हैं। तो 8 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 2, दैट मीन 8 प्लस 100, 50 इंटू 2 क्या होगा 100 इज इक्वल टू 108। तो A51 हमारा क्या आ गया बच्चा 108। अब आगे हम एपी फॉर्म करें A51 से स्टार्ट करते हुए एपी को आगे बढ़ाएं तो ये 108 हो गया A51। अब A52 क्या होगा, या तो आप A52 इस फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है पूरी एपी का A60 तक, कॉमन डिफरेंस 2 ही रहेगा, ठीक है। क्यों 2 रहेगा, क्योंकि जो ये एपी है कहां तक है 60 टर्म तक है, तो D हमारा सेम रहने वाला है A51 से लेके A60 तक भी। ओके, D क्या रहेगा सेम रहेगा, और सेम क्या है, क्या नंबर है 2, तो 108 प्लस 2 110, देन 2 प्लस कर दो 112 अप टू A60। A60 भी हमें निकालने की जरूरत नहीं है बच्चा। अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। अब हम यहां से क्या करेंगे, लास्ट 10 टर्म्स को आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इसको अलग करके यहां लिख देंगे 108 प्लस 110 प्लस 112 सो ऑन अप टू A60 या इधर अब कितनी टर्म्स रह गई A60 तक 10 टर्म्स। अब हम क्या करेंगे SN का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब जब लास्ट 10 टर्म की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारी 10 ही रह गई ना बच्चा, क्योंकि लास्ट 10 टर्म्स A51 से A60 तक कितनी, अभी मैंने बताया था लास्ट 10 टर्म N हमारा 10 रहेगा।
तो इसमें हम S10 निकालेंगे सम ऑफ लास्ट 10 टर्म के लिए, नहीं तो SL10 लिख रहा हूं ताकि ये ध्यान रहे कि लास्ट 10 टर्म है। हम SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम सम ऑफ लास्ट 10 टर्म निकालेंगे। इसमें n क्या लेंगे, 10 लेंगे, 10/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू a यानी कि फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, क्योंकि हमने लास्ट 10 टर्म्स से एक एपी बनाई है, तो जो 51 टर्म हो जाएगी ना, अब वो ए मानी जाएगी, फर्स्ट टर्म मानी जाएगी फॉर लास्ट 10 टर्म। लास्ट 10 टर्म्स के लिए फर्स्ट टर्म हमारी A51 होगी, और A51 क्या है हमारा 108, तो यहां पर a की जगह 108 आ जाएगा, प्लस n तो 10 है, ये लास्ट 10 टर्म ले रहे हैं, 10 माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस वो 2 ही है, 110 माइनस 108 करके देख लो बच्चा, d क्या होगा 110, d इज इक्वल टू 110 माइनस 108 विच इज 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करना है, देखो बच्चा ये 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया, इन ब्रैकेट 2 इंटू 108 216 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको आगे सॉल्व करें तो बच्चा 5 इंटू 216 प्लस 9 इंटू 2 क्या होगा 18, सो इट विल बी 5 इंटू 216 प्लस 18 हमारा होगा 234, और 5 इंटू 234 करें तो 1170 आ जाएगा, 1170। तो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म हमारी क्या हुई बच्चा 1170। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की सेकंड चॉइस, जिसमें मैं बोला फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 6 13 20 सो ऑन अप टू 230। हमें एक एपी गिवन है और हमें इस एपी की मिडिल टर्म फाइंड करनी। अब मिडिल टर्म क्या होती है बच्चा, मान लो हमारे पास एक एपी है जिसमें ओनली 5 टर्म्स है, लाइक ए या A1 कह लो, देन A2 देन A3 देन A4 देन A5। अब इसमें मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है बच्चा, A3 जो सबसे मिडिल में है, A3 है ना, ए इसके लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म काटो देन लास्ट टर्म, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट, तो मिडिल में क्या बचता है A3। जब n ओड होगा, जैसे इधर n5 था, ओड था ना बच्चा, तो मिडिल में हमारे पास ओनली 1 टर्म होगी A3। अब मान लो यहां पर एक टर्म और हो जाए, A6 हो जाए, ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 6 यानी कि इवन। अब देखो मिडिल में कितनी टर्म्स बचती हैं, मिडिल मोस्ट कौन सी टर्म होती है, कितनी बचती हैं, देखो फर्स्ट टर्म काटो, लास्ट टर्म, सेकंड, सेकंड लास्ट। अब मिडिल में हमारे पास A3 एंड A4 दो टर्म्स बच गई, 2 टर्म्स बच गई ना, A3 एंड A4। जब भी n इवन होगा तो मिडिल में हमारे पास 2 टर्म्स बचे, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो A3 A4 है बच्चा, ये हमारी ये बता रहे कि कौन से नंबर की टर्म है, A3 थर्ड नंबर की टर्म है और A4 फोर्थ नंबर की टर्म है, तो हमें इस A3 और A4 की वैल्यू भी निकालनी होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी टर्म आएगी वो हम देखेंगे, तो पहले हमें ये बताना होना चाहिए कि कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि पहले हमें n फाइंड करना होगा, और n फाइंड करके हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म अगर ओड है, व्हेन n इज ओड, तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी n+1 अपॉन 2th टर्म, n+1 अपॉन 2th टर्म होगी, एक टर्म बचेगी। और जब n इवन हो, n क्या हो बच्चा इवन हो, तो मिडिल मोस्ट n क्या हो इवन हो, तो मिडिल मोस्ट टर्म्स दो होंगी, एक होगी n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ओके। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम n निकालेंगे। n निकालने के लिए बच्चा हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d का, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें a फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी है और d कॉमन डिफरेंस, तो इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमारी क्या है 6, और d कॉमन डिफरेंस, दो लगातार वाली टर्म को माइनस कर दो, चाहे 13 माइनस 6 कर लो या 20 माइनस 13 कर दो, तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, अगली टर्म में से पिछली टर्म, तो 13 माइनस 6 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 7। अगर हम 20 माइनस 13 करेंगे तो भी 7 आएगा, तो डी हर कंसेक्यूटिव टर्म से सेम आता है। तो अब an यानी कि an किसके इक्वल होगा, लास्ट टर्म के इक्वल, विच इज 230। nth टर्म क्या है इसकी 230 है, an इज इक्वल टू 230। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 230। अब a हमारा 6 है, n हमें फाइंड करना, तो n माइनस 1 इंटू डी 7 हो गया इज इक्वल टू 230। अब बचा n माइनस 1 इंटू 7 को हम एज इट इज लिखेंगे, तो ये प्लस 6 है ना, ये LHS से RHS में जाने पे माइनस 6 हो जाएगा, 230 माइनस 6, सो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 224 हो गया, फाइन।
अब n-1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, जो मल्टीप्लाई बाय 7 है LHS में, ये RHS में जाने पे डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, यानी कि 2 to 4 डिवाइडेड बाय 7। अब n-1 इज इक्वल टू 2 to 4 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 32। तो फाइनली n की वैल्यू निकालने के लिए जो -1 है LHS में, इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे, 32 + 1 हो जाएगा। तो n हमारा क्या आ गया 33। अब n क्या है बच्चा 33, यानी कि ऑड नंबर। अब जब n हमारा ऑड है तो मिडल में हमारे पास ओनली 1 टर्म होगी, और ऑड के केस में मिडल मोस्ट टर्म का जो फॉर्मूला है ना वो है n+1/2th टर्म। तो मिडल टर्म इक्वल टू n+1/2th टर्म। तो n की जगह क्या आएगा 33 + 1/2th टर्म, 33 + 1 34/2th टर्म, और 34 को 2 से डिवाइड करें तो 17th टर्म। अब जो मिडल मोस्ट में जो टर्म आएगी ना मिडल टर्म, वो होगी 17th नंबर की टर्म, काउंट करके, जैसे A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे करते करते A17 जो होगी ना वो मिडल टर्म होगी। अब हमें क्या करना है, A17 की वैल्यू निकालना, जो कि मिडल टर्म है। अब A17 के लिए अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का, A + n-1d। तो A हमारा कितना है 6, n क्या रहेगा 17, क्योंकि मिडल मोस्ट हमारी 17th टर्म है। तो 17 - 1 इंटू डी हमारा 7 आया। सो 6 + 17 - 1 is 16 मल्टीप्लाई बाय 7। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, सो इट वुड बी 6 + 16 × 7 is 112। सो 6 + 112 is 118। तो A17 यानी कि मिडल टर्म हमारी क्या आई 118। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे मिडल टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 118। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा है कि साइन a + b इज इक्वल टू 1 है एंड cos a - b इज इक्वल टू √3/2 है, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स a एंड b। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन a + b इज इक्वल टू हमें 1 दिया है ना, तो साइन a + b 1 कितने डिग्री पे होता है। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रेफर करना होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लर्न कर लेना। अब साइन वाला कॉलम में 1 कितने डिग्री पे है, देखो साइन वाले कॉलम को ऑब्जर्व करो, 1 जो है ना 90 डिग्री पे है। तो हम इधर लिखेंगे साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, इसी तरह से आप ये देखेंगे कि cos √3/2 कितने डिग्री पे है, क्योंकि हमें क्या दिया है cos a - b इज इक्वल टू √3/2 दिया है ना, तो cos √3/2 कितने डिग्री पे है। तो इसके लिए cos वाले कॉलम को ऑब्जर्व करो, cos वाले कॉलम में √3/2 इधर है, वो कितने डिग्री पे है 30 डिग्री पे। यहां पर हम cos 30 इज इक्वल टू √3/2 लिख देंगे। फाइन, अब कंपेयर करो सबसे पहले साइन a + b इज इक्वल टू 1 को किससे कंपेयर करो, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखो बाकी सब कुछ सेम है, साइन सेम है, 1 सेम है, इज इक्वल टू भी सेम है। a + b की जगह क्या आ रहा है 90 आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट। सिमिलरली इसमें भी ऑब्जर्व करो कि cos a - b इज इक्वल टू √3/2 को cos 30 इज इक्वल टू √3/2 से कंपेयर करो। इसमें देखो cos सेम है, इज इक्वल टू है √3/2 दोनों ही सेम है। अब इधर चेंज क्या है, इधर बस चेंज इतना है कि a - b इसकी जगह क्या आ रहा है 30, यानी कि a - b हमारा किसके इक्वल होगा 30 के। तो a - b इज इक्वल टू 30। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। a + b इज इक्वल टू 90 पहले लिख लेंगे, देन वी विल राइट a - b इज इक्वल टू 30। अब इसमें देखो b के कोफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी कि हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम प्लस b - b डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो a + a कितना होगा बच्चे 2a, और 90 + 30 इज इक्वल टू 120। अब a की वैल्यू क्या होगी 120 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई बाय a था तो इधर आके डिवाइजर में चला गया, 120 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो a की वैल्यू हमारी 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू आ गई, अब हमने निकालनी है b की वैल्यू। तो उसके लिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी एक में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम पहले इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, a + b इज इक्वल टू 90 है, a की जगह आप 60 लिखो और b की वैल्यू फाइंड कर लो। और b की वैल्यू क्या होगी बच्चे 90 + 60, 90 के साथ जाएगा तो -60 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें मैं बोला इफ AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली। इसमें मैं बोला है कि AP और DQ क्या है, मीडियंस है किसके, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के। AP मीडियन है किसका, ट्रायंगल ABC का,
और डी क्यू मीडियन है ट्रायंगल DEF का, ठीक है। और उसके अलावा हमें कहा है कि वेयर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ABC किसके सिमिलर है? DEF के। और हमें प्रूव करना है देन प्रूव दैट AB अपॉन DE, AB ये वाली साइड ट्रायंगल ABC की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल DEF में DE साइड, यानी कि AB अपॉन DE, AB रेशियो DE किसके इक्वल प्रूव करना है हमें? AP अपॉन DQ। AP और DQ मीडियन हो गया। अभी मीडियन मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो बच्चा, जैसे कि कहा है कि AP मीडियन है ट्रायंगल ABC का। मीडियन क्या होता है? मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स को, किसी भी वर्टेक्स को, वर्टेक्स यानी कि ट्रायंगल के जो पॉइंट्स है, ट्रायंगल के कौन से पॉइंट है ट्रायंगल ABC के? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, किसी भी वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से ज्वाइन करती है। जैसे वर्टेक्स A को अगर हम ले तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है बच्चा? देखो BC है, मैं एरो डाला है, देखो A के सामने साइड कौन सी है? BC। हम क्या करेंगे? BC का मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे, और हम मान लो मिड पॉइंट P मार्क किया क्योंकि AP मीडियन है। अब A टू P जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी ना A टू P को, तो वो मीडियन होगी, तो AP मीडियन हो गया। तो AP मीडियन होने से क्या हुआ कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि BP इज इक्वल टू CP ले सकते हैं। अब इसके अलावा DQ जो है मीडियन है, DQ मीडियन है किसका? ट्रायंगल DEF का। तो D वर्टेक्स होगी क्योंकि DQ मीडियन है, तो जो मीडियन DQ है D से आएगा, और वो किससे ज्वाइन करेगा? मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो D के अपोजिट कौन सी साइड है? EF, और EF का मिड पॉइंट हम Q मार्क कर लेंगे। क्यों करेंगे? वाई क्यू? बिकॉज DQ मीडियन है, तो इसलिए हम इधर Q मार्क कर लेंगे और DQ को ज्वाइन करेंगे, तो DQ मीडियन हो गया। तो इससे क्या हुआ? Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ EF। जब Q EF का मिड पॉइंट हो गया बच्चा, तो EQ इज इक्वल टू FQ हो जाएगा। EQ और FQ इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जो ये बड़े वाला ट्रायंगल ABC है ना, ये सिमिलर है इस बड़े वाले ट्रायंगल के DEF के। ओके, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। तो सबसे पहले ये ध्यान दो, जो AB और DE है और AP अपॉन DQ है, ये चारों साइड्स कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? ट्रायंगल ABP। देखो AB और जो AP है ट्रायंगल ABP में हमें दिख रहे हैं, और जो DE और DQ है वो कौन से ट्रायंगल में दिख रहे हैं? ट्रायंगल DEQ में, इसमें दिख रहे हैं ना। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो हम इनकी साइड्स का रेशियो सेम ले सकते हैं। तो हम कह सकेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। तो हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे BP इज इक्वल टू CP। ये मैं बता चुका हूँ क्यों है, क्योंकि P मिड पॉइंट है, क्योंकि और एज AP इज अ मीडियन। सो इधर लिखेंगे BP इज इक्वल टू CP, रीजन होगा AP इज अ मीडियन। सिमिलरली EQ इज इक्वल टू FQ हो जाएगा, EQ और FQ इक्वल होंगे, और इसका रीजन होगा DQ इज अ मीडियन। देन नेक्स्ट हमें ये भी गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इससे बच्चा हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एक तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल E है, इसकी हमें जरूरत होगी। जब हम ABP और DEQ को सिमिलर करेंगे तब हमें एंगल B इक्वल टू एंगल E चाहिए होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E, इसका रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये रीजन हमें लिखना है यहाँ पर। और इसके अलावा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम रहेगा। दैट मीन AB अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। और इसका रीजन ये होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। ये रीजन हम यहाँ लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट ध्यान दो बच्चा, हमें इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल DEQ को। तो इसके लिए अगर हम AB अपॉन DE इक्वल टू BP अपॉन EQ ले आए और साथ में एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाए, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ऐसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो बच्चा, AB अपॉन DE तो ऑलरेडी आ ही रहा है, जो अभी हमने रिजल्ट लिखा यहाँ पर। देखो AB अपॉन DE। अब इधर BC अपॉन EF में हम BC और EF को ब्रेक कर लेंगे। तो BC को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? BP प्लस CP। BC को ब्रेक करके BP प्लस CP, और EF को ब्रेक करके हमें मिलेगा EQ प्लस FQ, यही मिलेगा। और AC अपॉन DF की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसी ट्रायंगल में फोकस करना है, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल DEQ में। तो AC अपॉन DF को हम छोड़ सकते हैं। ओके, अब ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो, AB अपॉन DE को हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू अब BP प्लस CP में
बीपी और सीपी इक्वल है, बीपी और सीपी इक्वल है ना, तो हम बीपी को एज इट इज लिखते हुए सीपी की जगह बीपी लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बीपी प्लस बीपी, और इसी तरह से EQ प्लस FQ में EQ को एज इट इज लिखते हुए FQ की जगह हम EQ ले सकते हैं, क्योंकि FQ और EQ इक्वल थे और BP और CP इक्वल थे, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा EQ प्लस EQ। तो इससे क्या प्रूव होता है बच्चा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू ट्वाइस BP अपॉन ट्वाइस EQ। देखो बच्चा, अब 2 और 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आया, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BP अपॉन EQ। अब देखो बच्चा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ABP और DEQ का रेशियो सेम हो रहा है, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, दो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे AB और DE कॉरस्पॉन्डिंग है, तो AB रेशियो DE इज इक्वल टू BP रेशियो EQ आ गया, ये हमने भी प्रूव किया। और इसके अलावा एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, इधर हम लिख देंगे प्रूव्ड, यहां पर लिख देना प्रूव्ड, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इससे क्या हुआ कि टू पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी सेम रेशियो में हो गई, यानी कि AB अपॉन DE इक्वल टू BP अपॉन EQ, और उनका इंक्लूडेड एंगल, जैसे AB और BP के बीच में एंगल B है और DE और EQ के बीच में एंगल E है, ये इक्वल हो गए। तो इससे क्या हुआ कि ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEQ हो गया बाय SAS रूल। और फाइनली अब हम इन दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम ले सकते हैं, जैसे कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ लिख सकते हैं, इक्वल टू BP अपॉन EQ, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। लेकिन अभी हमें क्या प्रूव करना था, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। तो यहां पर हम यहां लिख देंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ, और यही वाला रीजन यहाँ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ एस्ट्रिक मार्क करके हम सेम रीजन लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। इस तरह से बच्चा ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की चॉइस 1। इसमें हमने बोला था अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड। एक हॉर्स है, एक काउ है और एक गोट है, उनको टाइट किया गया यानी कि बांधा गया है। कैसे बांधा है, ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर। और किससे बांधा बच्चा, एक रोप जिसकी लेंथ कितनी है 14 मीटर है। और कहां बांधा है, एट द कॉर्नर्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली ऑफ ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड ABC। एक ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड ABC है। देखो बच्चा, ये मैंने एक ट्रायंगल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था और इसको मैंने नेम दे दिया ABC, और ये ट्रायंगुलर ग्रासी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्रायंगल, ठीक है ना, ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड। और इसके तीनों कॉर्नर में, कॉर्नर A, कॉर्नर B और कॉर्नर C में हॉर्स, काउ और गोट को बांधा गया है, ठीक है। और कैसे बांधा है, एक रोप से जिसकी लेंथ कितनी है बच्चा 14 मीटर है। और ट्रायंगल की साइड हमें दी है 35 मीटर, मान लो ये वाली AB साइड 35 मीटर होगी, और BC 40 मीटर दी है, और AC हमें 50 मीटर दी है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड। हमें इस ग्रास फील्ड का एरिया निकालना है, दैट कैन बी ग्रेज बाय देम यानी कि हॉर्स, काउ और गोट टोटल इस फील्ड का कितना एरिया ग्रेज कर सकती है। अब मान लो हॉर्स सबसे पहले ये A पे बांधा हुआ लिखा है ना, कॉर्नर A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। हॉर्स को कहां बांधा है, पॉइंट A पे। अब मान लो उसको हमने किससे बांधा, एक 14 मीटर रॉप से, रस्सी से। अब वो मैक्सिमम अगर वो रॉप को स्ट्रेच कर ले, मान लो ये मैं डार्क जो कर रहा हूँ ये रॉप की लेंथ है 14 मीटर, वो कहां तक ग्रेस कर, यहां तक जा सकता है फील्ड के अंदर की बात करें तो यहां तक जा सकता है। और अगर वो मूव करेगा तो मैक्सिमम वो क्या ग्रेस करेगा, फील्ड के अंदर का एरिया, बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये नहीं, उन्होंने कहा कि फील्ड का कितना एरिया है, हम वो फील्ड से बाहर नहीं जाएंगे। तो वो ऐसे ऐसे ही मूव कर सकता है। अगर हम रोप को पूरी तरह से स्ट्रेच कर दे, सीधा कर दे, खींच दे, तो मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, ये वाला एरिया, पॉइंटर पे ध्यान दो। और ये एरिया क्या है बच्चा, ये देखो, ये जो है ना एक आर्क है, जो ये पॉइंटर पे ध्यान दो, और ये दो रेडियस है। रेडियस किसके, एक सर्कल के। और सर्कल कौन सा है, ये देखो बच्चा, अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये वाला सर्कल है, ठीक है। किसी भी सर्कल में दो रेडियस और एक आर्क के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर हो गया, और इसका सेंट्रल एंगल सेक्टर का A है, ओके। और ये यहां पर कौन ग्रेस कर रहा है, हॉर्स ग्रेस कर रहा है। तो जो एरिया इसका निकलेगा ना, वो एरिया होगा एरिया ग्रेस बाय हॉर्स। ऐसे ही अब B पॉइंट पे देखें, B पॉइंट पे किसको बांधा, एक काऊ को। अब काऊ को अगर बांधा एक रस्सी से, मान लो ये रस्सी हो गई, तो जो काऊ है उसको पूरी तरह से खींच ले, तो कितना एरिया ग्रेस कर लेगी, ये वाला।
ऐसे ही जाएगी ना सर्कल में। तो ये जो एरिया होगा ये भी क्या होगा, सेक्टर। और इसमें सर्कल जो है अगर कंप्लीट करें तो ये वाला है, ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये भी एक सेक्टर हो गया। इस सेक्टर का एंगल क्या है बच्चा, बी, एंगल बी है। अभी एंगल की नजर नहीं थी लेकिन एंगल बी है, हमें ये पता है। और ये रेडियस 14 मीटर है, तो ये रेडियस भी 14 मीटर है। ऑल थ्री एनिमल्स को 14 मीटर रोप से बांधा है। ओके, 14 मीटर रेडियस हो गया। इसी तरह सी पे किसको बांधा है, एक गोट को। अब गोट भी बच्चा रस्सी से बांधा है और वो रस्सी की लेंथ क्या है, रोप की लेंथ 14 मीटर है। तो अब गोट कैसे ग्रेस करेगी, ये वो भी क्या फॉर्म कर रही है, एक सेक्टर, और उसका सर्कल ये हो गया। ठीक है, तो और सेंट्रल एंगल क्या है इस सेक्टर का, सी है, एंगल सी। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ग्रेस बाय दीज थ्री एनिमल्स। इन तीनों एनिमल्स जो हॉर्स, काउ और गोट मिलके कितना एरिया फील्ड का जो है ग्रेस करेंगे। तो ये हो गया हॉर्स का एरिया, ये काउ का एरिया जो बी पॉइंट पे है, और ये सी पॉइंट पे जो है ये किसका है, गोट का एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर्स, थ्री सेक्टर्स, और तीन सेक्टर होंगे। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, एरिया ऑफ फील्ड ग्रेस बाय द एनिमल्स, वो होगा सेक्टर 1। मैं S1 लिख रहा हूं, सेक्टर 1 यानी कि जो सेक्टर यहां पर बन रहा है विद ए एज अ सेंट्रल एंगल, पे सेक्टर 2 जो कि बी एज अ सेंट्रल एंगल है, देन सेक्टर 3 S3। इन तीनों का एरिया का सम होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। ओके, तो अब हम सेक्टर 1 का एरिया ले, तो इसमें थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल हमारा ए है, तो ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस तीनों सेक्टर का सेम है, 14 मीटर है, 14 मीटर है, तो रेडियस सेम ही है 14 मीटर, तो रेडियस को हम आर ही रखेंगे। लेकिन सेंट्रल एंगल तीनों का अलग है। सेक्टर 2 में सेंट्रल एंगल बी है, ये मैं आपको बता चुका हूं, बी अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। देन प्लस थर्ड सेक्टर में यानी कि एरिया ग्रेस बाय जो गोट होगा वो थर्ड सेक्टर है, तो उसमें थीटा सी है, सी अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा ध्यान दो, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। एक तो डिनोमिनेटर से 360 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन 360 कॉमन लिख लेंगे। और न्यूमरेटर में तीनों में बच्चा पाई आर स्क्वायर है कि नहीं, यस सर है, तो इधर हम पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब बच्चा 1 अपॉन 360 हम एज इट इज लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, और रेडियस 14 है क्योंकि जो लेंथ ऑफ द रोप है वो रेडियस है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 क्योंकि आर स्क्वायर था। और ये ध्यान दो कि ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लेंगे, क्योंकि ये एंगल्स हैं इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल एबीसी के, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180। और ब्रैकेट में रीजन लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, 180। अब देखो बच्चा जितना कैंसिल हो सकता है, जैसे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, 18 1 दा 18 2 दा 36, और उसके अलावा ये 2 1 दा 2 और 2 11 दा 22 होता है। और देन ये 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड बाय 7 1 और 14 डिवाइड बाय 7 2 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14, और 11 2 दा 22 और 22 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है हमारा 154। सो एरिया ग्रेस बाय 3 एनिमल्स इज 154 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की सेकंड चॉइस। इसमें मैं बोला फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि जो हमारा आंसर होगा ना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, उसमें पाई आएगा, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पाई मींस उसमें हम पाई की वैल्यू डालेंगे और पाई एज इट इज अकर करेगा। ठीक है, आंसर के अंदर ऑफ अ सर्कल, और सेगमेंट किसकी है बच्चा, एक सर्कल की जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, और फॉर्म बाय अ कोड। और वो सेगमेंट कैसे फॉर्म हो रही है, एक कोड से फॉर्म हो रही है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एट द सेंटर। सो बच्चा पहले हम एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि सेगमेंट होती क्या है, सेगमेंट कैसे बनती है बच्चा। मान लो हम यहाँ पर एक कोड बना लिया, इस कोड को हम नेम दे देते हैं लाइक ए बी। ठीक है, ए बी जो कोड है, और जो ये आर्क है, यदि आर्क बच्चा पॉइंटर पे ध्यान देना, ये आर्क है ए बी, और ये ए बी कोड है, स्ट्रेट लाइन जो है, इसके बीच के एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। और जो ये छोटी वाली सेगमेंट है ना बच्चा, इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और इस सर्कल के बाकी पार्ट को, माइनर सेगमेंट को छोड़ के जो बाकी पार्ट बचा, जैसे शेडेड पोर्शन हमारी माइनर सेगमेंट होगी, और जो अनशेडेड पोर्शन है ये हमारी मेजर सेगमेंट है। अब इस हिसाब से बच्चा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि पूरे सर्कल के एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिलेगा। अब एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है हमारा वो तो बचा क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये तो हम सीधा लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हमें पता है, लेकिन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो बच्चा, ये मैंने बताया, ये जो कोड और ये आर्क मिलके माइनर सेगमेंट बना रहे हैं, और हमें ये क्या है कि सेंटर में जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री है। जो इस कोड से सेंटर में जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो मान लो यहां से एक रेडियस ये ड्रॉ कर दे और एक रेडियस ये ड्रॉ कर दे, तो यहाँ पर जो एंगल बना है ना बच्चा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री हमें दिया है क्वेश्चन, कितना दिया है, 90 डिग्री। ओके, तो सेंटर को हम ओ मार्क कर देते हैं, सर्कल के सेंटर को। तो अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की जरूरत है। तो अब ध्यान दो बच्चा, जो ये ओ ए बी रीजन है, पॉइंटर पे ध्यान दो, ये देखो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये जो रीजन है इस बीच का जो ये वाला पूरा एरिया है, ये क्या होगा, ये एक सेक्टर होगा। और जो ये सेक्टर है ये कैसे बना है, ये एक आर्क ए बी और दो रेडियस के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। ओके बच्चा, अब ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा ना वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से, ध्यान से सुनना बच्चा, जो एरिया ऑफ सेक्टर है, जो ये मैंने भी बताया, जो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, उसमें से हम जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला है ना, जो ये अनशेडेड पार्ट है, पॉइंटर में ध्यान देना, जो सेक्टर के अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इधर ध्यान दो बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, अब सर्कल का रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ट्रायंगल ओ ए बी की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर रहेगी और ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मुला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मुला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब किसी भी राइट ट्रायंगल में बच्चा ध्यान से सुनना, किसी भी राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री को साइड कंटेन कर रही होती है ना, उसमें से एक को हम बेस एक को हाइट हम मान सकते हैं। मान लो ये बेस हो गई तो ये हाइट होगी। अब इसी ट्रायंगल में 90 डिग्री को कौन सी साइड कंटेन कर रही है, ओ ए और ओ बी। अब ओ ए और ओ बी में से किसी एक को बेस मान लो, किसी एक को हाइट मान लो, किसी को भी हम मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम एक पर्टिकुलर साइड को बेस है, पर्टिकुलर साइड को हाइट मानना है। तो हम 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, 1/2 इंटू ए इंटू ओ बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट हम बच्चा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अब पाई की वैल्यू हमने नहीं डालनी, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, यानी कि हमारे आंसर में पाई आना चाहिए। तो पाई को हम पाई लिखेंगे, रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो आर स्क्वायर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इन ब्रैकेट थीटा, यानी कि सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, ये मैं लिख भी देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय, अगेन पाई की वैल्यू निकालेंगे तो पाई को पाई लिखेंगे, और रेडियस हमारा 5 है तो आर स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2 ओ ए हमारा 5 है, क्योंकि 1/2 ओ ए इंटू ओ बी है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 देन ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब पाई इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा 25 पाई। फाइन, अब नेक्स्ट ध्यान दो बच्चा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 9 1 9, 9 4 36, तो हमारे पास आ गया एक तो 1/4 और साथ में 5 इंटू 5 25, तो 25 अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में पाई आ जाएगा, माइनस माइनस। अब इधर देखो बच्चा, 1 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 में कुछ कट तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा सर, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 25 लिख देंगे अपॉन 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 25 पाई को एज इट इज लिखेंगे एंड ओपन द ब्रैकेट, तो ये वाली ब्रैकेट ओपन होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 25/4 पाई माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 2। अब क्या करेंगे नेक्स्ट बच्चा, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, पाई और पाई लाइक टर्म सॉल्व हो सकती है। अब जैसे 25 पाई के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 1 और 4 का एलसीएम हमारा 4 आएगा। अब 1 के टेबल में 4 पे आता है, तो हम 25 पाई इंटू 4 कर देंगे, तो 25 इंटू 4 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई अपॉन 4 माइनस, अब 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, तो 25 इंटू 1 करेंगे तो 25 पाई आ जाएगा, 25 पाई इंटू 1 करेंगे तो 25 पाई आ जाएगा, प्लस
इधर 25/2 एज इट इज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा 100 पाई माइनस 25 पाई लाइक टर्म्स है, तो ये हमारा आ जाएगा 75 पाई। इन दोनों को माइनस करें, 75 पाई अपॉन 4 प्लस 25 अपॉन 2। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा हो गया 75 पाई अपॉन 4 प्लस 25 अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द सर्कल चैप्टर, तो इस क्वेश्चन को बच्चा ध्यान से समझना। इसमें लिखा है ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसमें कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी है, देखो फिगर में देखो बच्चा, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। सर्कमस्क्राइब का मतलब इसकी जो तीनों साइड्स है ना, ऑल थ्री साइड्स सर्कल को टच कर रही हैं एक एक पॉइंट पे। जैसे एसी एफ पे टच कर रही है, बीसी डी पे टच कर रही है और लाइन एबी ई पे टच कर रही है। तो तीनों साइड इसको टच कर रही है सर्कल को, और सर्कल का रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस कौन कौन से है बच्चा, ओडी 4 सेंटीमीटर रहेगा, इसी तरह से ओई भी 4 होगा और ओएफ भी 4 होगा, क्योंकि रेडियस किसी भी सर्कल के वो इक्वल होते हैं, ये माइंड में रखना है आपको। आगे लिखा है सच दैट सेगमेंट बीडी एंड डीसी आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और कहा है कि जो लेंथ बीडी और डीसी है ना, वो 10 और 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है। रिस्पेक्टिवली का मतलब अगर बीडी पहले है तो बीडी की लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी, ये हम फिगर में मार्क कर देते हैं। बीडी 10 सेंटीमीटर है और सीडी कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये तो एक तो हमें ये गिवन है। और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा। एक तो हमें फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स AB एंड AC। साइड AB और AC हमें फाइंड करनी है, ये हम अभी टू फाइंड में लिखेंगे। और इसके अलावा ये तो हमें फाइंड करना है, और इसके अलावा में एक चीज और गिवन है, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया हमें 90 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। तो पहले हमें जो जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं बच्चा। गिवन हमें है रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस OD इक्वल टू रेडियस OE इक्वल टू रेडियस OF इज इक्वल टू क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ये माइंड में रखो। उसके अलावा लाइन सेगमेंट BD 10 सेंटीमीटर है और CD 8 सेंटीमीटर है, तो CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और ये कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हमें 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो हमें गिवन हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC, तो हमें फाइंड करना है AB एंड AC, ये हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना बच्चा AB और AC कैसे फाइंड होंगे। अब क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चा, जो ट्रायंगल ABC है ना, 3 छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर बनाए। तो छोटे ट्रायंगल कौन से हैं बच्चा, एक ट्रायंगल AOC है, पॉइंटर में ध्यान दो, ये AOC। दूसरा ट्रायंगल है OCB, देखो बच्चा पॉइंटर पे ध्यान दो। और तीसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल AOB। ये तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेंगे। ये आगे चल के हम लेंगे, एक तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो बच्चा अगर ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमें इन ट्रायंगल्स के बेस और हाइट पता होने चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चा, किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना चाहे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस और हाइट पता होने चाहिए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे बेस और हाइट, ये ध्यान से। अब ध्यान दो बच्चा, C को अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट माने, एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यहां से दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, एक जा रहा है CF और एक जा रहा है CD। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट जो होते हैं ना, इक्वल होते हैं, ये एक थ्योरम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि CF इज इक्वल टू CD, CF इज इक्वल टू CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख देंगे। और उसके अलावा अब फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B भी सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है, तो यहां से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो BE जा रहा है, BE इक्वल टू BD, BE इज इक्वल टू BD, और ये इक्वल होगा हमारे 10 सेंटीमीटर। अब BD और BE इक्वल हो गए, क्योंकि BD 10 है तो BE भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम BE इज इक्वल टू BD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके अलावा अब अच्छा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं, कौन से, एक AF और एक AE। लेकिन हमें AF और AE की कोई भी दोनों में से किसी की लेंथ नहीं दी, तो दोनों को हम क्या मान लेंगे, X और X, यानी कि हम लिखेंगे AF इज इक्वल टू AE इक्वल टू X। और तीनों का रीजन हम देंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो ये रीजन हम यहां लिख देंगे, ओके। अब इसके अलावा आगे ध्यान से समझना बच्चा, अब क्योंकि हमें बेसिस तो मिल गए तीनों ट्रायंगल के,
जैसे कि अगर हम AC को देखें तो AC बेस है ट्रायंगल AOC का, तो AC क्या होगा x प्लस 8, AF प्लस CF करें तो x प्लस 8। ऐसे बेस BC इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल COB में, तो 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। और AB बेस इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल AOB का x प्लस 10 हो जाएगा। अब इसके एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, वो कहां से आएंगी? वो होंगी जो ये OD रेडियस है, ये एक हाइट होगी, OE भी हाइट होगी और OF भी हाइट होगी। लेकिन हाइट तभी होती है जब ये रेडियस इन टेंजेंट के ऊपर, बेसिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो हमारे पास अगेन एक प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले इस ट्रायंगल में OD परपेंडिकुलर ऑन BC, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये एल्टीट्यूड कंसीडर हो जाएगा, हाइट कंसीडर हो जाएगी OD BOC ट्रायंगल में। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में अगर AOC ट्रायंगल में देखें तो OF परपेंडिकुलर ऑन AC, OF परपेंडिकुलर ऑन AC होगा। सेम रीजन से कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो और OE परपेंडिकुलर ऑन AB होगा, OE परपेंडिकुलर ऑन AB, और तीनों का रीजन सेम रहेगा, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये रीजन हम यहाँ लिख देंगे। ओके, अब आगे ध्यान से समझना बच्चा। अब जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, जो ट्रायंगल ABC का एरिया किसके इक्वल है? एरिया ऑफ 3 स्मॉल ट्रायंगल। कौन कौन से 3 स्मॉल ट्रायंगल है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ लिख भी रहा हूँ। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और इन तीनों का एरिया प्लस करके हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करके मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसमें AOC में 1/2 पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC निकालने के लिए। तो उसका बेस क्या रहेगा बच्चा? AC बेस रहेगा, AC ही रहेगा ना बेस। देखो बच्चा, बेस AC होगा और हाइट OF होगी, जो रेडियस हाइट बन जाएगी, अभी मैंने समझाया था आपको। तो अब देखो बच्चा, AC कैसे बना है? AF प्लस CF करके, AF और CF को ऐड करके, यानी कि x प्लस 8। तो 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस 8 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि मल्टीप्लाई बाय हाइट भी होता है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस अब सेकंड ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल BOC का, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस क्या है इसका? BC, इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल BOC का, BOC ध्यान दो, तो उसका बेस हमारा BC है, यानी कि 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 ये बेस हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट 4। ओके, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये हाइट हो जाएगी OD। अब ट्रायंगल AOB में आ जाओ बच्चा। ट्रायंगल AOB में भी हम लिखेंगे 1/2 बेस क्या होगा? AB, यानी कि 1/2 इंटू x प्लस 10 इंटू 4, और ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, ठीक है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इज इक्वल टू 90 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम इक्वल टू 90 लिख देंगे। अब ध्यान दो बच्चा, तीनों ट्रायंगल के एरिया में एक तो 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमन है, तीनों में है ना, ध्यान से देखो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें भी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये पहले आप कॉमन ले लो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अब ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट रख रहा हूं मैं, यहाँ पर एक तो बचेगा x प्लस 8। अब क्योंकि यहाँ पर बीच में सब में प्लस के साइन है, तो हम ब्रैकेट को ओपन करके लिख सकते हैं। प्लस के साइन में हम ब्रैकेट ओपन करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट खोलते हुए ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज होते हैं, लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होता, तो हम प्लस में हम डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो x प्लस 8 प्लस, अब इधर देखो बच्चा, 8 प्लस 10 तो 18 लिख सकते हैं ना, जो लाइक टर्म्स है, तो 8 प्लस 10 को हम 18 ही लिख लेंगे डायरेक्ट, प्लस इधर क्या बच जाएगा? x प्लस 10। ये तीनों में से हमने 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमन ले लिया, तो इधर x प्लस 10 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, अगर ये 4 और 2 कैंसिल हो रहे हैं तो ये हम कर सकते हैं, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 1, तो हमारे पास आ जाएगा इधर 2 इन ब्रैकेट क्या होगा, ध्यान से समझना, एक तो x प्लस x 2x है, यानी कि x प्लस x 2x, और 8 प्लस 18 हमारा 26 होगा एक तो, और 26 प्लस 10 36, तो 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 90। अब नेक्स्ट स्टेप में बचा, ये जो 2 है ना, मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ। अब अगर हमें इस ब्रैकेट की वैल्यू चाहिए, तो जो ये मल्टीप्लाई में 2 है, इसको हम RHS में शिफ्ट करके डिवाइजर में ले जाएंगे, कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 90 अपॉन 2,
और 2x प्लस 36, अब 90 डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या होता है 45। अब तो 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 36, तो 2x इज इक्वल टू हमारा 9 आ जाएगा। तो 2x 9 आ गया। तो फाइनली x की वैल्यू क्या होगी बच्चा, ध्यान से समझना, इधर 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये LHS से RHS में जाने पे डिवाइजर में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9/2 होगा, और अगर हम 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आएगा और होगा 4.5। तो x इज इक्वल टू हमारा हो गया 4.5। अब हमें जो फाइंड करना था लेंथ AB और AC हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान दो बच्चा, AB कैसे बना है, AB बना है हमारा AE प्लस BE करके, AE प्लस BE, AE प्लस BE है ना, और AE x था और x हमने क्या फाइंड किया 4.5, तो x की जगह हम 4.5 ले सकते हैं। तो 4.5 प्लस BE हमारा 10 है, तो 4.5 प्लस 10 यानी कि 14.5 हो जाएगा। 4.5 प्लस 10 करेंगे तो 14.5 सेंटीमीटर। और अब AC भी हमें फाइंड करना है, तो AC कैसे बना है बच्चा, ध्यान दो, AF प्लस CF करके, AF प्लस CF। अब AF अभी x था और x की वैल्यू हमने फाइंड करी अभी 4.5, तो यहाँ पर AF की जगह हम 4.5 ले लेंगे, प्लस प्लस CF 8 है, तो 4.5 प्लस 8 हमारा होगा 12.5, तो AC हमारा 12.5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से बच्चा हमने AB और AC की लेंथ फाइंड कर दी।